डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, राइट्स हम कर रहे हैं। सबसे पहले आवर फर्स्ट राइट इज राइट टू हैव द बिजनेस वाउंड अप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू यूज द एसेट्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि फर्म की एसेट्स को वो यूज कर सके, यानी कि वो फर्म की एसेट्स को वो सेल करेगा सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले उसका काम जो है वो क्या है कि एसेट्स को सेल करके फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं या जो अदर लायबिलिटीज हैं उनको वो पे कर दे। उसके बाद सेकेंडली जो सारे पार्टनर्स हैं वो अपने बीच उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स को और आउटसाइड लायबिलिटीज को तो उन्होंने पेमेंट कर दी। उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स है का अमाउंट है उस अमाउंट को वो आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और उनके इस राइट को हम राइट ऑफ लीन का नाम जो है वो देते हैं। देन कम टू सेकंड पॉइंट, राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49, जो सेक्शन 49 जो है वो कहती है कि जो फर्म के डेट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पे किए जाएंगे। अगर फर्म के ज्वाइंट डेट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए फर्म की प्रॉपर्टी को, ठीक है, फर्म की प्रॉपर्टी को पहले फर्म के लोन को रिपे करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद अगर पार्टनर का कोई पर्सनल लोन है, पार्टनर का कोई लोन है, तो उसको पे करने के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है तो वो पहले पार्टनर के लोन को रिपे करने के लिए यूज की जाएगी। अगर बचती है तो फिर फर्म के लोन को पे करने के लिए यूज की जाएगी। ऐसा कहता है रूल हमारा सेक्शन 49 के अंडर। देन राइट टू रिटर्न द प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। अगर जो हमारा फर्म है उसका डिसोल्यूशन टाइम से पहले हो जाता है और एक पर्सन ने जो एडमिशन लिया था वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 ईयर के लिए एडमिशन जो है वो लिया, और जो आपका जो क्या कहते हैं टर्मिनेशन जो है, डिसोल्यूशन जो है वो आफ्टर 2 इयर्स हो गया, तो उसने जो गुडविल का अमाउंट दिया है, जो प्रीमियम का अमाउंट दिया है फुल टर्म के लिए, वो उसे वापस लेने का राइट है, ठीक। लेकिन ये एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस में उसको प्रीमियम का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर जो वाइंड अप है वो डिसोल्यूशन है वो उसके खुद के मिसकंडक्ट की वजह से हो रहा हो, ठीक। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर उसके खुद के मिसकंडक्ट की वजह से वो हो रहा है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर डिसोल्यूशन के टाइम हमने ये एग्रीमेंट पास कर दिया हो कि हम प्रीमियम का अमाउंट वापस नहीं करेंगे। देन next one is right where partnership is rescinded for fraud or misrepresentation according to section 52। इसमें क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर, फर्म का कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और इस वजह से कोई और पार्टनर फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यानी कि कैंसिल कर देता है और फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या है, उसको क्या क्या राइट जो है वो मिलेंगे उस पार्टनर को। फर्स्ट वन इज लीन ऑन सरप्लस एसेट, कि इस तरीके के पार्टनर को जो भी क्रेडिटर्स हैं पहले वो क्रेडिटर्स को पे करेगा, तो क्रेडिटर्स को पे करने के बाद फर्म की जो भी सरप्लस एसेट्स हैं उस पर लीन का राइट जो है वो मिल जाएगा। देन राइट ऑफ सबरोगेशन, और ये जो पार्टनर है जितना उसने पे किया क्रेडिटर्स को तो उस अमाउंट तक ये फर्म का क्रेडिटर जो है वो माना जाएगा। देन राइट ऑफ इंडैम्निफिकेशन, तो जो पर्सन फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में इंडल्ज था तो उस पर्सन से यानी कि इंडैम्निफाई करवाने का राइट है, क्षतिपूर्ति लेने का राइट है। नाउ राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म्स नेम और प्रॉपर्टी। देखिए, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व होने के बाद एकदम ही सारे काम खत्म नहीं हो जाते, उसके कुछ टाइम तक फर्म की एक्टिविटीज जो है वो बंद करने में टाइम जो है वो लग जाता है, और इस पीरियड के दौरान जो फर्म के पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर ये समझौता कर सकते हैं कि सभी पार्टनर्स या सभी में से कुछ लोग
फर्म के नाम में कोई फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे फर्म के नाम से, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो फर्म का नाम यूज करेंगे, ना ही फर्म की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे। तो इस तरीके का राइट है उनको इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी कि अदर पार्टनर्स को रोकने का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। अब लाइबिलिटीज जो है वो क्या क्या बनती है पार्टनर्स की। फर्स्ट इज कि जो आपके पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, उनकी पहली ही ड्यूटी तो ये बनती है कि जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो तो वो पब्लिक नोटिस जो है वो दे दे। ठीक है, पब्लिक नोटिस देने का मतलब ये है कि इस डेट को आपकी फर्म डिसॉल्व हुई है और आगे के टाइम पीरियड के लिए वो लायबल नहीं रहेंगे। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देते तो आगे होने वाले सभी एक्ट्स, ये मैंने बताया था ना कि फर्म की प्रोसेस से इनकम्प्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है डिसॉल्व की, तो इसलिए आगे के सारे एक्ट फर्म्स एक्ट माने जाएंगे और सारे के सारे पार्टनर्स जो है इसके लिए लायबल होंगे। इसलिए बेटर है कि पब्लिक नोटिस जो है वो दे दिया जाए। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तो कुछ एक मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। कौन से लायबल नहीं है? प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसकी प्रॉपर्टी, इंसॉल्वेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जो कि रिटायर हो गया है, इन लोगों के लिए वैसे भी पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, तो ये लायबल नहीं होते। अब आ जाइए फर्स्ट लायबिलिटी पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, कंटिन्यूइंग लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, कि आफ्टर डिसोल्यूशन उनकी क्या लायबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फर्स्ट वन इज डू द एक्ट रिलेटिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि डिसोल्यूशन होने के बाद जो भी एक्ट है डिसोल्यूशन से रिलेटेड फर्म के जो भी दायित्व बनते हैं उन दायित्व को वो पूरा करें। ठीक है, फर्म के जो भी कार्य हैं उनको वो पूरा करें डिसोल्यूशन से रिलेटेड। कंप्लीट द ट्रांजेक्शंस दैट वर इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इसके अलावा उन ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करें जो कि डिसोल्यूशन के टाइम क्या थी, इनकम्प्लीट थी। इसके अलावा सेकेंड लायबिलिटी है लायबिलिटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। इसके अंदर क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन किसी पर्सन की डेथ की वजह से हो गया है, ठीक है, किसी पर्सन की डेथ की वजह से हो गया है, तो उस सिचुएशन में डिसोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, जब आपकी डिसोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है या डिसोल्यूशन जो है की प्रोसेस जो है वो हो चुकी है और हिसाब किताब की सेटलमेंट से पहले, ठीक है, कोई भी पार्टनर, ठीक है, जो भी आपके अलाइव पार्टनर है वो या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट गेन नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड सेक्शन 16A है। तो सेक्शन 16A यही कहती है कि ये लोग कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट है वो गेन नहीं करेंगे और अगर वो करते हैं तो फर्म का सारा हिसाब किताब उन्हें देना होगा। देन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, ये सेक्शन 54 कहती है कि एक आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 27, वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जो स्किल है उसको यूज करने का पूरा राइट है। उसमें किसी भी तरीके की अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है तो वैलिड नहीं है। बट पार्टनरशिप के केस में क्या है कि अगर पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन का केस चल रहा है, डिसोल्यूशन जो है वो चल रही है, प्रोसेस यानी कि शुरू हो चुकी है डिसोल्यूशन की, या फिर पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो सभी के सभी या उनमें से कुछ एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, और एक लिमिट के अंदर, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के अंदर या एक लिमिट के अंदर फर्म से मिलता जुलता बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे और फर्म का नाम जो है वो यूज नहीं करेंगे। इस टाइप की बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो यहाँ पर सेक्शन 27 की बात को ध्यान में रखे बिना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सोल्युटली वैलिड जो है वो माना जाएगा। ये कहती है आपको सेक्शन 54। देन गुडविल ऑन रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, गुडविल क्या है?
डिसोल्यूशन के टाइम जो गुडविल है वो एज अ प्रॉपर्टी मानी जाती है, एज एन एसेट मानी जाती है। वो सभी एसेट्स के साथ भी बेची जा सकती है और अलग से एज एन एसेट जो है वो बेची जो है वो जा सकती है। अब है मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। कि अब हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो कैसे करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास लॉसेस हैं, बिजनेस में लॉसेस हो गए हैं, एक्चुअली जनरली लॉसेस होते हैं तभी हम बिजनेस का डिसोल्यूशन जो है वो करते हैं। तो अगर लॉसेस हैं तो सबसे पहले लॉसेस को हम प्रॉफिट से कंपनसेट जो है वो करेंगे। जितने भी हमारे लास्ट प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड हैं तो उन प्रॉफिट से हम उनको कंपनसेट जो है वो कर लेंगे और उसके बाद हम उनको कैपिटल से करेंगे और फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपीस की लॉसेस है। लॉसेस कितनी है आपकी? 2 लाख रुपीस की लॉसेस है और जो प्रॉफिट है वो आपने देखा कि सिर्फ 40,000 का ही है हमारे पास। तो पहले तो प्रॉफिट से कंपनसेट करोगे लॉस को, तो 2 लाख में से 40 गए, कितना बचा? सिर्फ 1,60,000। अब आपकी 1,60,000 की लॉस पेंडिंग है। फिर आप अपने कैपिटल अकाउंट पर जाएंगे। कैपिटल अकाउंट पर जब आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली तो उसके बाद जो बैलेंस बचा हुआ है वो सिर्फ 60,000 का बचा हुआ है। ठीक है, तो 60,000 और हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। लॉस बची थी 1,60,000 की, टोटल थी 2 लाख की, 40,000 आपने प्रॉफिट के थ्रू कर लिए, 1,60,000 में 60,000 आपने कैपिटल अकाउंट से रिकवर किए, बचा 1 लाख। 1 लाख की लॉस जो है वो स्टिल पेंडिंग है, तो वो लॉस पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद जो रूल है, रूल गवर्निंग द यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 कि सबसे पहले हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को रिपे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, उनको हमने पे ऑफ जो है वो करना है प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद। इसके बाद पार्टनर्स का कोई पर्सनल लोन है तो उसको हमने पे करना है। पहले आउटसाइड लायबिलिटीज सारी पे की जाएंगी, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे की जाएंगी, फिर पार्टनर का लोन पे किया जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स को उनकी जो कैपिटल है वो वापस की जाएगी। इसके बाद फिर हम जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देंगे। तो मेन तो यही थे पॉइंट्स, और सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि फर्म का ज्वाइंट लोन है तो फर्म की एसेट जो है वो यूज होगी फर्म के लोन को रिपे करने के लिए, और इसके अलावा अगर फर्म की एसेट बचती है तो आप पार्टनर का लोन पे करने के लिए यूज कर सकते हो। पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनर का लोन रिपे किया जाएगा, अगर बचती है तो फर्म के लोन के लिए वो यूज हो सकती है। अब सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट उनको अर्न नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो उसका हिसाब किताब देना होगा। ये हम अंडर सेक्शन 50 डिस्कस कर चुके हैं। और गुडविल और प्रीमियम ये भी हम अंडर सेक्शन 51 डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रीमियम है वो उसको वापस वैसे मिलेगा, लेकिन अगर उसके मिसकंडक्ट के कारण हुआ है या फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फिर उसको प्रीमियम जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी सेक्शन 52 है वो भी इन्हीं पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, और ये इसके अलावा जो आपका अंडर सेक्शन 50 ये भी आपका इसी के अंडर जो है वो आएगा। ओके स्टूडेंट्स।